हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपने देख रहे हैं कृषि वाले चैप्टर को। कृषि में हमने इससे पहले पार्ट 1 भी किया है, ये हमारा पार्ट 2 है और इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो कल मैंने कृषि के बारे में आपको कुछ चीजें समझाई थी कि भाई हमारे यहाँ पर किस किस मौसम में फसल बोई जाती है, क्या क्या फसल बोई जाती है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हमने कल चावल के बारे में सारी चीजें पढ़ ली थी, धान के बारे में पढ़ ली थी, और उससे पहले हमने डाटा पढ़ा था कि झूम की कृषि क्या है, स्थानांतरित कृषि क्या है। ये थ्योरेटिकल चीजें आराम से हमने कवर कर ली थी। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और गेहूं वाली फसल को लेते हैं, यानी कि व्हीट को लेते हैं। ओके, तो हम आगे जो पढ़ेंगे इसमें वो गेहूं को पढ़ेंगे, यानी कि हम अपने व्हीट को पढ़ने जा रहे हैं। अब व्हीट कब की फसल है ये आप जानते हो, क्योंकि कल बताई है। ये एक रबी की फसल है। अब जब रबी की फसल है तो हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि भाई ये तो सर्दी की फसल है ना। रबी की फसल क्या है? सर्दी की फसल है। तो हम यहां पर लिख देंगे सर्दी की फसल है। और सर्दी की फसलों के लिए टेम्परेचर भी कम और बारिश भी कम रहती है। ठीक है भाई, तो इसके लिए जो टेम्परेचर हमें चाहिए वो आपको कितना देखने को मिल जाएगा? लगभग देखो, टेम्परेचर में इसकी विविधता है। विविधता कैसे? जब इसको बोया जा रहा है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, जब इसको बोया जा रहा तो बोए जाने के समय पर इसमें टेम्परेचर चाहिए 15 डिग्री सेल्सियस। जब ये बढ़ रहा है, ठीक है भाई, यानी कि जब ये जनवरी फरवरी के समय पर है, बढ़ रहा है, उस समय पर इसका टेम्परेचर होना चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस। और जब इसकी कटाई के वक्त, कटाई के समय इसमें टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा चाहिए। कटाई जब ये इसकी पक रहा होता है ना, उस समय पर तो क्या है, टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है। और लंबी धूप भी चाहिए होती है मार्च अप्रैल में। ठीक है भाई, तो हम क्या लिखेंगे, कटाई के समय पर आप इसमें 25 से 30 डिग्री सेल्सियस लगा सकते हो, यानी कि टेम्परेचर अच्छा चाहिए। ओके, अब हम देखें इसमें रेनफॉल कितनी चाहिए जी? बारिश बहुत कम। ठीक है भाई, बारिश इसके लिए 50 से 70 सेंटीमीटर चलेगी। ज्यादा बारिश की जरूरत ही नहीं है। समझ गए भाई, बारिश इसमें हमें ज्यादा चाहिए ही नहीं। अब मैंने बारिश के बारे में आपको कल समझा दिया था कि भारत में कितनी औसतन बारिश होती है, 119 सेंटीमीटर होती है एवरेज इंडिया के अंदर, और पूरी दुनिया में 100 सेंटीमीटर होती है। लेकिन भारत में ऐसी भी जगह है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, वो है मौसिनराम मेघालय का। और भारत में ऐसी भी जगह है जहां कम भी बारिश होती है, जैसे आप लद्दाख देख सकते हो और राजस्थान का जैसलमेर के साइड का इलाका देख सकते हो। ठीक है, ये सब इलाके। तो चलो जी, इतनी बात हो गई हमारी यहां तक गेहूं को लेकर। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब गेहूं में ये देखते हैं कि गेहूं में ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना भाई। कार्बोहाइड्रेट आपको यहां पर ज्यादा देखने को मिलता है। फिर आपको क्या देखने को मिलता है? प्रोटीन। फिर आपको क्या देखने को मिलता है? फैट, यानी कि वसा। जैसे चावल में था ना हिसाब, वैसे ही गेहूं में आपको देखने को मिलता है। कार्बोहाइड्रेट ही यहां पर ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट यहां मिलता कितना परसेंट है? लगभग तो आप बोलोगे भाई 65 से 70% आपको इसमें कार्बोहाइड्रेट देखने को मिल जाएगा। प्रोटीन आपको कितना देखने को मिल जाएगा? 8 से 15% आपको इसमें प्रोटीन देखने को मिल जाएगा। फिर 1 से 2% आपको क्या देखने को मिल जाएगा, है ना भाई, 1.5% के आसपास लगभग आपको फैट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक हमारी बात बिल्कुल डन। अब अगर हम ये देखें कि गेहूं के उत्पादन में फर्स्ट पर कौन है, ठीक है भाई, अगर हम देखें गेहूं के उत्पादन में, इसके प्रोडक्शन में कौन है आपको जो ऊपर देखने को मिलता है गेहूं के उत्पादन में? राज्य अगर हम देखें, स्टेट अगर हम देखें, तो आपको देखने को मिल जाएगा स्टेट के मामले में यूपी फर्स्ट पर है। सेकंड पर आपको पंजाब देखने को मिल जाएगा और थर्ड पर आपको हरियाणा देखने को मिल जाएगा। ये 3 राज्य ऐसे हैं जो गेहूं का उत्पादन बहुत बड़े लेवल पर करते हैं। ठीक है, यहां तक हमारी बात डन हो गई। अब आते हैं आगे। पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रखना। अच्छा, अब इसमें रोग कौन कौन से लगते हैं? अगर हम देखें गेहूं में जो रोग लगते हैं, एक तो लगता है, ध्यान रखोगे, रस्ट। ठीक है भाई, कौन सा है? रस्ट है। और रस्ट के टाइप भी 3 है, जैसे कि एक तो है ब्लैक, ठीक है भाई, एक है येलो और एक है ब्राउन। तो ये हो गए, इसके टाइप भी 3 हो गए। एक होता है अनावृत कंडुआ, लूज स्मट। ठीक है भाई, ये भी इसमें लगता है। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, क्या है? अनावृत कंडुआ, ये रोग भी इसमें लगता है। ये भी आप ध्यान रखोगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? लूज स्मट कह देते हैं, है ना भाई, लूज स्मट।
तो ये भी इसमें लगता है, तो ये रोग भी इसमें लगता है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा यहां तक हमारा। तो ये हमारा कौन सा हो गया, रस्ट हो गया, और हमारा लूज स्मट भी हो गया। ठीक है भाई। अच्छा, ट्रिटिकल गेहूं की ही एक प्रजाति है जो वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई है। समझ गए भाई, क्लियर हो जाएगा, इसको भी आप लिख सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ट्रिटिकल, ट्रिटिकल क्या है, ट्रिटिकल गेहूं की प्रजाति है जो वैज्ञानिकों ने बनाई है, गेहूं की प्रजाति है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, प्रजाति है जो वैज्ञानिकों ने बनाई है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ये बनाई गई है, वैज्ञानिकों ने बनाई है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है भाई। अच्छा, इसको ट्रिटिकल को जो बनाया है वैज्ञानिकों ने, किसका उपयोग करके बनाया है, वो गेहूं का और राई का उपयोग करके ही बनाया है, ये भी आप ध्यान रखना। किसका, गेहूं का प्लस राई का उपयोग करके, राई का यूज करके। ठीक है भाई, यूज करके ये बनाई है। ओके, यहां तक हमारी बात बिल्कुल डन हो गई। तो गेहूं के बारे में, अब गेहूं की जो कुछ प्रजाति है वो देख लेते हैं जो पेपर में पूछ ली जाती है ना भाई। इसकी हम प्रजाति देख लेते हैं, या फिर हम किस्म देख लेते हैं, इसकी जो टाइप है गेहूं के, गेहूं के टाइप। आपने सोनालिका ट्रैक्टर सुना है, ठीक है भाई, तो सोनालिका एक गेहूं की किस्म भी है। ठीक है भाई, कल्याण सोना आपने सुना होगा, ठीक है, वो भी आप ध्यान रखोगे। जैसे कि राज 3077, ये गेहूं की एक प्रजाति है। कल्याण सोना, कल्याण सोना भी एक प्रजाति है। सोनालिका ये भी एक प्रजाति है ना, गेहूं की। और अर्जुन, है ना भाई, ध्यान रखोगे, ये भी एक, है ना भाई, गेहूं की प्रजाति में ही आती है। ठीक है भाई, तो ये सब इसी की एक किस्म है, राज 3077। ज्यादातर पेपर में ये दोनों आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो यहां तक हमारी ये बात हो गई बिल्कुल डन। ओके, एक और गेहूं में रोग लगता है, उसका नाम है करनाल बंट। अगर आप याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। गेहूं में एक रोग और है जिसको हम क्या बोलते हैं, करनाल बंट बोलते हैं। ये पेपर में बहुत कम आता है, करनाल बंट। ठीक है भाई, ये भी एक रोग है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, रोग क्लियर है यहां तक। अच्छा, अब आगे आते हैं। अब अगर हम देखें हमारे गेहूं का अनुसंधान संस्थान कहां है, करनाल में है भाई, है ना। अगर हम देखें गेहूं अनुसंधान संस्थान आपको कहां देखने को मिलेगा, अनुसंधान संस्थान, है ना भाई, अगर आप देखोगे भारत का, तो वो आपको देखने को मिलेगा करनाल, हरियाणा में। कहां पर है, करनाल में है ना भाई, हरियाणा में है। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, डन, यहां तक हमारी बात ये हो गई, यहां तक बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अच्छा, गेहूं में जो बौनापन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं जीन नॉरिन टैन, ये भी आप लिख सकते हो। गेहूं में बौनेपन को जीन नॉरिन टैन कहते हैं। गेहूं में बौनेपन को क्या कहते हैं, जीन नॉरिन टैन कहते हैं। जीन नॉरिन, है ना भाई, टैन कहते हैं। अच्छा, जैसे आपने मान के चलो गेहूं बो दिया, और गेहूं बोने के 21 दिन बाद उसमें पानी लगता है। ठीक है, पहला पानी 21 दिन बाद लगेगा। अब ऐसा नहीं है कि उसे बिल्कुल डांट के भर देना है पूरा, मतलब फुल भर देना है खेत को, जैसे धान के खेत में लगाया जाता है, बिल्कुल डांट डांट के, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, बस हल्का हल्का पानी फिराना है, समझ गए। अगर तुम उसे बिल्कुल गेहूं को डुबो दोगे ना तो गेहूं पीला पड़ जाएगा और खराब हो जाएगा, समझ गए। तो गेहूं के लिए बस लिमिटेड आपने पानी फिराया पूरे खेत में। अगर हो सके साइड में कोई नाला वगैरह है तो वहां से उस पानी को निकाल भी दीजिए, क्योंकि फायदेमंद रहेगा उतना ही। जब पहला पानी लग गया, उसके बाद क्या होगा कि दूसरा पानी 30 दिन पे लगेगा। ठीक है, तो गेहूं में ज्यादा पानी की नहीं है, 4-5 पानी में तुम्हारा गेहूं पक के घर आ जाता है, समझ गए। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। गेहूं यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अगली फसल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है भाई, मोटे अनाज को देखते हैं। मोटे अनाज, ये मोटे अनाज क्या होते हैं भाई, है ना भाई, मोटे अनाज क्या है, जिनको हम मिलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिलेट्स। ओके, ये मिलेट्स की कैटेगरी में मोटे अनाज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जैसे कि ज्वार, जैसे कि बाजरा, जैसे कि रागी। साल 2018 में भारत ने मोटे अनाज का वर्ष ही मनाया था, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है भाई, और यूनाइटेड नेशन ने भी साल 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया था, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। तो अगर मैं यहां पर लिखूं, जैसे इसमें से आप लिख दोगे ज्वार को लिख दिया, बाजरा को लिख दिया, है ना भाई, रागी को लिख दिया, रागी को, ईटीसी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ईटीसी, ऐसे आप ध्यान रखोगे। साल 2018 वर्ष को भारत सरकार ने
भारत सरकार ने, ठीक है भाई, मोटे अनाज का वर्ष मनाया। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, भारत सरकार ने मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया था, मोटे अनाज का वर्ष, ठीक है भाई, घोषित किया। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, घोषित किया। ठीक है, ये भाई हमारी बात बिल्कुल डन हो गई। और आप लिख सकते हो साल 2023 वर्ष को, है ना भाई, यूनाइटेड नेशन ने, है ना भाई, मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया था। ये भी हमारा हो गया यहां तक। ठीक है, तो ऐसे आपने ध्यान रखना है मोटे अनाज को। ओके, अब आते हैं मोटे अनाज में ही थोड़ा सा पढ़ना आगे को शुरू करते हैं। जैसे बाजरे के बारे में हम देखते हैं। बाजरा, बाजरा खाने में भी यूज आता है। बाजरे की रोटी खाई जाती है खूब, पश्चिम उत्तर प्रदेश हरियाणा में खूब दबा के खाई जाती है। बाजरा खाने में भी यूज होता है, चारे में भी पशु के यूज हो जाता है। और बहुत बढ़िया बात क्या है कि ये बहुत जल्दी बढ़ बहुत जाता है। तो इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में पर्ल मेलेट। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं? पर्ल मेलेट इसको बोलते हैं, बाजरे को। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो बाजरा। बाजरा क्या है? ये हो जाएगा आपका पर्ल मेलेट, है ना भाई, ध्यान रखोगे पर्ल मेलेट हो जाएगा। तो बाजरे के बारे में हम देखना शुरू करते हैं। ये कब की फसल है? पहली बात, खरीफ की फसल है। कौन सी है? खरीफ की फसल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, खरीफ की फसल है। ओके, अब खरीफ की फसल है तो सीधा सीधे बात है भैया, टेम्परेचर देखो हाई चाहिए, यानी कि मॉनसून के समय की है। तो टेम्परेचर कितना? 25 से 30 डिग्री आपको आराम से पता होना चाहिए कि इस समय इतना टेम्परेचर रहता ही रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बारिश बहुत कम, पानी बहुत कम चाहिए, है ना। अगर मैं बोलूं कि इसके लिए रेनफॉल 40 से 50 सेंटीमीटर चलेगा तो चलेगा, बहुत कम है। ठीक है भाई, औसत एवरेज जो बारिश इसके लिए चाहिए ना, वो बहुत कम चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जल्दी बढ़ जाता है ये, ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखना, जल्दी बढ़ जाता है ना। इसका इसका प्रयोग पशु के चारे के और मानव के भोजन के रूप में भी किया जाता है। ठीक है भाई, तो ऐसे भी ध्यान रखोगे, इसका प्रयोग पशु के चारे के रूप में भी किया जाता है, पशु के चारे, और मानव के भोजन में भी किया जाता है, मानव के भोजन। ठीक है भाई, मानव के भोजन में भी किया जाता है। क्लियर हो जाएगा, में भी किया जाता है, ऐसे आप लिखोगे, किया जाता है। तो हमारा यहां तक ये वाली बात बिल्कुल डन हो गई। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कहां उगाया जाता है ये? किस क्षेत्र में? महाराष्ट्र में उगाया जाता है, यूपी में उगाया जाता है, गुजरात में उगाया जाता है। लिख देता हूं मैं तुम्हारे लिए, ठीक है भाई। तो इसका जो प्रोडक्शन है, महाराष्ट्र में हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा, राजस्थान में, यूपी में, हरियाणा में, है ना भाई, ईटीसी। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। राजस्थान में तो बहुत बढ़िया होता है। आप बोलोगे कैसे सर? देखो, राजस्थान में ना, जब आप उत्तरी राजस्थान को देखोगे तो वहां आपको जलोढ़ मिट्टी के साथ रेतीली मिट्टी मिक्स मिलेगी। ठीक है, अब जलोढ़ पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, यूपी में भी, बिहार में भी है, वेस्ट बंगाल असम में भी है। तो इस मैदान का थोड़ा सा प्रभाव राजस्थान की रेतीली मिट्टी तक मिला हुआ है, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में है। तो जलोढ़ मिट्टी और रेतीली मिट्टी दोनों मिक्स है राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में, यानी कि रेगिस्तान शुरू होने ही वाला होता है बस, तो उस जगह की हम बात कर रहे हैं। तो वहां पर क्या है, उस रेतीली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी का जहां मिक्स है, वहां पर अगर तुम पानी डालोगे तो फटाफट पी जाएगी जमीन, समझ गए। और उसमें बहुत कम पानी चाहिए बाजरे के लिए, यानी कि बाजरे को आराम से वो अपने यहाँ खरीफ के समय पर बोते हैं, और जो आसमान से पानी गिरा बरसात के समय पर, क्योंकि खरीफ का समय है, तो इस समय पर जो पानी गिरा उसी में हो जाता है बाजरा। ठीक है, बढ़िया काम चलता है। ऐसे ही उसी इलाके में फिर वो सर्दियों में क्या ज्यादा बोते हैं? सरसों। सरसों में भी जो आसमान से थोड़ा बहुत पानी गिर गया उसी में हो गया, वरना तो फिर ड्रिप सिंचाई वाला सिस्टम है ही है, समझ गए। ड्रिप सिंचाई से वो अपने खेतों की भराई करते हैं, समझ गए। ज्यादा पानी की उसमें जरूरत नहीं है, जितना फैल गया बस फैल गया, काम खत्म, इसी में चल जाता है। ठीक है, दोनों ही फसलों में, बाजरे में भी सरसों में भी। तो ऐसे ध्यान रखोगे। तो सरसों वो रबी के समय पर बोते हैं और इस समय पर वो बो लेते हैं बाजरा। ठीक है, तो यहां तक हमारी बात बिल्कुल डन हो गई। ओके भाई, आ जाओ आगे चलते हैं। अब आते हैं अगली फसल पर। अगली है कॉर्न। कॉर्न भी बोल सकते हो, मेज भी बोल सकते हो। ये कौन सी है? मक्का। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, मक्का। मक्का देखो भारतीय मूल का पौधा नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये लिख दूं, ये अमेरिकी मूल का पौधा है। चलो इसको बाद में लिखेंगे, पहले ये लिख ले कि कब की है ये। खरीफ की फसल है ना, स्ट्रक्चर्ड वे में देखते हैं। खरीफ की फसल है। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, खरीफ की फसल है। इसका टेम्परेचर आपको मालूम है, खरीफ के समय पर टेम्परेचर कितना भाई? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस।
और इसके लिए बारिश, क्या इसके लिए बारिश ज्यादा चाहिए, है ना भाई? क्या मक्का के लिए बारिश ज्यादा चाहिए? कभी तुमने पढ़ा है कि मक्का के लिए बारिश ज्यादा चाहिए? नहीं। ठीक है भाई, है खरीफ की, है मॉनसून की, लेकिन बारिश नहीं चाहिए। ऐसे ही ध्यान रखोगे। ऐसे ही हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि कुछ खरीफ की फसलें ऐसी हैं जो मौसम खरीफ में तो बोई जाती हैं धूप की वजह से, लेकिन उनको बारिश ज्यादा नहीं चाहिए। थोड़ी बहुत बारिश जितनी हो गई उतनी चल जाएगा काम, ज्यादा पानी उनमें भरा हुआ नहीं होना चाहिए। समझ गए? ऐसे आप ध्यान रखोगे। अगर आपके पास ऐसी मिट्टी है जो पानी जल्दी पी जाती है तो बहुत बढ़िया होगी उस वाले इलाके में मक्का। लेकिन एक और सबसे बड़ी दिक्कत है, जैसे आपने मक्का तो बोली, जो नील गाय होती है ना और जो जंगली सुअर होते हैं, आते हैं पूरा परेड करते हुए और सब मिला जाते हैं मिट्टी में। अब आपको पता है एक पेड़ होता है सिंगल, वो सिंगल पेड़ पे एक या दो, है ना? हमारे इलाके में तो उसे कुकड़ी बोलते हैं तारे इलाके में उसको भुट्टा बोलते होंगे या कुछ और बोलते होंगे, है ना? तो वो जो कुकड़ी है मुश्किल से इक्का या दुक्का ही लगेगी एक सिंगल पेड़ पे, और पूरी आ रही होगी परेड करते हुए जंगली सुअरों की, ये लेफ्ट राइट पूरा पेड़ को सुला के चले जाएंगे, खत्म मामला। समझ गए? तो एक ही सिंगल पेड़ का मामला खराब। और मुश्किल से मुश्किल अगर आप, ज्यादा पेड़ नहीं होते हैं, एक एक, ध्यान रखोगे, बिलांद के गैप पे होते हैं पेड़। अब उसको तुम तोड़ दोगे तो क्या बचेगा इंसान के पास, जरा बताओ, है ना? तो बहुत नुकसान हो जाता है। इसको बोते इसीलिए बहुत कम लोग हैं, या तो वो तारबंदी कर देते हैं चारों तरफ से, समझ गए, तब वो उसको उगाते हैं तो ठीक है। अब उसके लिए तारबंदी के लिए बड़ा किसान होना बहुत जरूरी है। अब छोटा किसान छोटे से खेत में तारबंदी अगर करेगा तो उसको क्या ही है, बस, है ना? सोचो, तारबंदी कर लेगा छोटे से खेत में, वो सारा जितना उसने तारबंदी में लगाया उसका खर्चा वो 3-4 साल में जाके निकाल पाएगा। तो ये सब चीज सोचने वाली है। तो बारिश इसके लिए कितनी चाहिए? 50 से 70, ध्यान रखोगे, सेंटीमीटर। तो इसमें रिस्क ज्यादा है। नील गाय और जंगली सुअर, है ना, जैसी प्रजाति के इसको खराब कर जाते हैं। ठीक है। इसे दक्षिण भारत में, है ना भाई, दक्षिण भारत में रबी के समय भी उगाया जाता है। अभी देखो रबी का मौसम चल रहा है, उत्तर भारत में तो सर्दी है, दक्षिण भारत में तो गर्मी है ही ना, उगा लेते हैं वहां पे। ठीक है भाई, दक्षिण भारत में इसे, है ना, वो खरीफ में तो उगाते हैं, रबी में भी उगा लेते हैं। ठीक है भाई, दक्षिण भारत में इसे रबी में भी उगाया जाता है, रबी में भी उगाया जाता है, उगाया जाता है। तो ऐसे आप ध्यान रखो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, ओके। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये भारतीय मूल का पौधा नहीं है, ये अमेरिकी मूल का पौधा है, याद रखना। ये रखोगे अमेरिका, है ना भाई, ध्यान रखोगे, अमेरिका मूल का पौधा है। ठीक है भाई, पौधा है। पुर्तगाली भारत लेकर आए थे इसको, है ना? कौन लेकर आए थे? पुर्तगाली भारत लाए थे। ओके, भारत लेकर आए, इसे लेकर आए। अच्छा, अगर हम देखें, इसका भी चारे और भोजन दोनों में इसका यूज किया जाता है। पशु का चारा, है ना भी, ध्यान रखोगे, और मनुष्य का भोजन, चारे और भोजन दोनों में यूज किया जाता है, दोनों में यूज होता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, एल्कोहल में भी इसका यूज होता है, बायोडीजल बनाने में भी इसका यूज होता है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, है ना? इसका प्रयोग किस किस में कर लेते हैं? इसका प्रयोग एल्कोहल में कर सकते हैं, एल्कोहल, ग्लूकोज बनाने में भी इसका प्रयोग होता है, ग्लूकोज। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, एल्कोहल और बायोडीजल बनाने में भी इसका प्रयोग कर लिया जाता है, बायोडीजल। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, बायोडीजल में भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप ध्यान रखोगे। अच्छा, इसकी किस्म आपको कौन कौन सी देखने को मिल जाएंगी? इसकी किस्म हम देख लेते हैं। इसकी किस्म ज्यादा पेपर में पूछी नहीं जाती, अगर आप ना याद रखना चाहो तो मत रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, गंगा 5 है, गंगा 11 है, डेक्कन 105 है। ठीक है भाई, जैसे कि हम बोले गंगा 5, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, गंगा 5 है, गंगा 11 है, डेक्कन 105 है, डेक्कन 105। ये इसकी आपको किस्म देखने को मिल जाती है, ये ध्यान रखना, ये अच्छी किस्म मानी जाती है इसकी। ओके, अगर आपसे ये पूछा जाए ये भारत में किस इलाके में उगाई जाती है, ठीक है भाई, तो ये, है ना भाई, ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगी, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में भी खूब बढ़िया होती है,
ठीक है भाई। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में इसको उगा लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग खूब बढ़िया। बिहार में खूब बढ़िया होता है, ठीक है भाई। असम में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, ठीक है भाई। ये भी आप ध्यान रखोगे। असम में खूब अच्छा होता है, असम में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है भाई, मध्य प्रदेश में होता है, खूब होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, ऐसे अब होने को तो इसको यूपी में भी उगाया जाता है, लेकिन बड़े स्तर पर नहीं। हरियाणा में भी उगाया जाता है, बड़े स्तर पर नहीं। मैंने बोला ना, नील गाय खराब कर देती है। ओके, नील गाय सबको चौपट करके चली जाती है, तो ये इसका थोड़ी सी दिक्कत बन जाती है। आ जाओ, अब चलते हैं आगे। अगली आती है फसल हमारी जौ, यानी कि बारले को पढ़ते हैं। ठीक है भाई, किसको पढ़ते हैं? जौ को पढ़ते हैं, जौ यानी कि बारले। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, बारले को। अब जी जौ का हिसाब आते ही सर्दी की है, यानी कि रबी की फसल है, रबी की फसल है। अब रबी की फसल है तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? सर टेम्परेचर कम, बारिश कम। सही बात है भाई, तो इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, है ना? टेम्परेचर कितना चाहिए? सर्दियों में टेम्परेचर अपने हिसाब से सोचो, ठीक है। क्या सर, जब गेहूं के लिए वही 10 से 15 के बीच में गेहूं बढ़ रहा था, जब गेहूं को बो रहे थे तो 15 डिग्री, बढ़ रहा था तो 10, और जब कटाई आती थी तो 25। ओके, अब इसमें क्या है, 10 से 18 इनफ है, ठीक है भाई। तो टेम्परेचर 10 से 18 डिग्री सेल्सियस काफी है बाजरे इसके लिए, जौ के लिए, ठीक है भाई, काफी है। अब अगला देखते हैं। और जौ भी जब कटेगा तो इसको भी लंबी धूप चाहिएगी, 25-30 डिग्री सेल्सियस उस समय पर इसके चाहिएगी, लेकिन हम इसके लिए इतना औसत टेम्परेचर लगा लेते हैं। ओके भाई, नो प्रॉब्लम। अगर हम देखें बारिश जौ में, अब देखो गेहूं में तो बहुत कम बारिश चाहिए, क्या जौ में भी कम चाहिए? बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कम ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है भाई। इसमें भी आपको 70 से 90 सेंटीमीटर के बीच में एवरेज बारिश इतनी चाहिए, ठीक है भाई। जब 100 से कम है ना तो वो कम ही है, अगर 100 सेंटीमीटर है तो सामान्य है, याद रखना। अगर 100 से कम है ना, तो वो कम ही है बारिश, उससे ज्यादा है तो फिर ज्यादा ही है, ठीक है। अच्छा, इसको देखते हैं, बारिश इतनी हो गई। अब जौ का प्रयोग, जौ का प्रयोग भी सेम है, इसको भी आप चारे के रूप में और भोजन दोनों के, है ना भाई। जौ की रोटी भी खा ली जाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। अगर हम देखें, जौ को हम सिंधु घाटी सभ्यता के समय से उगा रहे हैं, अगर आपको याद हो, ठीक है भाई, तो ये भी हम लिख सकते हैं, इसको सिंधु घाटी सभ्यता के समय से उगाया जा रहा है। इसको सिंधु घाटी, है ना भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के समय से उगाया जा रहा है, सभ्यता के समय से उगाया जा रहा, समय से उगाया जा रहा, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, उगाया जा रहा है, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ओके, अब इसका उत्पादन है, इसका उत्पादन कहां होता है? इसका प्रोडक्शन ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के साथ साथ आपको देखने को मिल जाएगा पंजाब में भी, पंजाब में भी है, राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है, बिहार में भी है, समझ गए भाई। मतलब जो हमारी गेहूं वाली बेल्ट है ना, उसमें आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। इसको झारखंड में भी उगा लेते हैं, कहां पर? झारखंड में भी, ये भी आप ध्यान रखोगे, झारखंड में। तो ऐसे ईटीसी आप इसको ध्यान रखेंगे कि हाँ, इस वाले क्षेत्र में बढ़िया करके उगाया जाता है, ठीक है भाई। आ जाओ, अब आगे चलते हैं, अगली फसल पर चलते हैं, अगली है दलहन। अच्छा, दलहन मतलब दालें, हमारी जो सारी दाल है वो इसमें आ जाती है, दलहन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इनको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पल्सेस, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, पल्सेस, दालों को, दलहन को। अब देखो, आपको याद है हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो कुछ दाल है वो रबी के मौसम में और कुछ है वो, है ना, खरीफ के मौसम में उगाई जाती है। तो हम कह सकते हैं इनको रबी और खरीफ दोनों में उगा लिया जाता है, क्योंकि जो मसूर की थी वो रबी के समय पर हो रही थी, जो उड़द थी, है ना, अरहर थी, वो किस में हो रही थी? अगर आप देखोगे, खरीफ में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इनको इनको रबी और खरीफ दोनों में उगा लिया जाता है, रबी और खरीफ, है ना भाई, ध्यान रखोगे, रबी और खरीफ दोनों दोनों समय पर उगाया जाता है, दोनों समय पर उगाया जाता है, ठीक है भाई, ध्यान रखो, उगाया जाता है। अच्छा, अब ये दलहन में कौन आती है हमारी? दलहन मतलब जैसे कि हमारी दलहन मींस दालें, जैसे कि आप कह सकते हो, है ना भाई, मसूर हो गई, उड़द हो गई, ठीक है भाई, उड़द, उड़द हो गई, है ना, अरहर हो गई, अरहर,
है ना भाई, ध्यान रखोगे। मूंग हो गई, मूंग, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। चना हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, है ना, ये सब इसमें आते हैं, चना मटर भी इसमें आता है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। आपने और भी सुना होगा जो इस कैटेगरी है, आपने खेसारी को सुना है, ठीक है भाई, तो खेसारी भी इसी में ही है, खेसारी, ठीक है भाई, ध्यान रखो खेसारी। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ईटीसी, ऐसे आप लिख सकते हो यहां पर, ईटीसी। ओके, क्लियर है। अच्छा, यहां तक हमारी बात होगी। दलहन मीन्स दालें, यहां पर मैं लिख दूं ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना रहे। इसमें से आप अरहर को देख रहे हो, ये अफ्रीकी मूल का पौधा है, अफ्रीका का है ये अरहर। अरहर अफ्रीकी मूल का पौधा है, अफ्रीकी मूल का पौधा है, ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे, पौधा है। पता है दालों में ना बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। अब देखो, तुम जब तुम्हारी मम्मी तुमको दाल देती होंगी खाने के लिए, नहीं खाते होंगे, मैं नहीं खाई, ठीक है, मेरा भी सेम हिसाब। तो दालों को हमें नहीं खानी है, लेकिन उसमें प्रोटीन होता है। अगर आप इसमें आप देखोगे, तेलंगाना में जाओगे, तेलंगाना के अंदर तंदूर गांव की जो तूर दाल है, उसमें 24% तक प्रोटीन पाया गया है और उसको जीआई टैग मिल गया है, समझ गए। तो दाल इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट खानी। अगर आपको याद है, जैसे पूर्वी यूपी हो गया, और साथ में हो गया बिहार और वेस्ट बंगाल, झारखंड, इस क्षेत्र में, है ना भाई, इस क्षेत्र में चावल बहुत ज्यादा खाया जाता है दाल के साथ, समझ गए, दाल के साथ। अब दाल चावल इस क्षेत्र का बहुत फेवरेट है। अब सोचो, वो चावल तो खा रहे हैं और साथ में वो प्रोटीन भी खा रहे हैं, ठीक है भाई, ये भी है। और अगर आप बिहार में और झारखंड और वेस्ट बंगाल में देखोगे तो इस क्षेत्र में मच्छी चावल भी बहुत चलता है। ओके, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, अरहर जो है वो अफ्रीकी मूल का पौधा है। अच्छा, दालों के मामले में दुनिया में सबसे ज्यादा खाने वाले हम इंडियंस ही हैं, और इंपोर्ट करने वाले, आयात करने वाले भी हम इंडियंस ही हैं, दालों को सबसे ज्यादा। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है। भारत, है ना भाई, भारत दालों दालों के उत्पादन में भी, मतलब उनका प्रोडक्शन करने में भी टॉप पर है, समझ गए। उत्पादन प्लस आयात, यानी कि इंपोर्ट कर रहे हैं हम, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, इंपोर्ट, है ना भाई, और ये हमारा ध्यान रखोगे उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन कर रहे हैं। और साथ साथ में उपभोक्ता, यानी कि खाने के मामले में भी उपभोक्ता में प्रथम नंबर पर है। इन तीनों चीज में हम प्रथम नंबर पर हैं, दालों के मामले में प्रथम पर है, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, भारत ऐसे नंबर 1 पर है इसके मामले में, दालों के मामले, दाल को नहीं छोड़ने वाले, है ना। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, यहां तक हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अच्छा, अगली फसल को देखते हैं, अगली कौन सी आ जाएगी, अगली है तिलहन, ना भाई, ध्यान रखोगे, कौन सी हो जाएगी, तिलहन हो जाएगी। तिलहन, तिलहन यानी कि ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स यानी कि जिससे तेल निकाला जाता है ना, जिनसे तेल निकाला जाता है, जिनसे तेल निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। अब जिनसे तेल निकाला जाता है वो कौन कौन सी हो गई, अब भाई तुम लगा लो हिसाब तेल से, जैसे कि सरसों ले लीजिए आप, है ना, जैसे कि आप सूरजमुखी ले लीजिए, सूरजमुखी, है ना, सूरजमुखी को आप ले लीजिए, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और आप बिनौला ले लीजिए, बिनौला, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, बिनौला जानते हैं ना। नारियल ले लीजिए, नारियल, है ना, नारियल, नारियल से भी तो तेल निकाला जाता है, तो वो भी तो इसी कैटेगरी में आता है, ठीक है भाई। सोयाबीन से भी निकाला जाता है, सोयाबीन को भी ले लीजिए, है ना, मूंगफली, अलसी, तिल, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। जैसे कि आप देखोगे, मूंगफली हो गया, मूंगफली हो गया, अलसी हो गया, अलसी, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अलसी हो गया, अलसी के साथ साथ तिल हो गया, ये सब इसी में तो आते हैं, इसी कैटेगरी में तो आते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सोयाबीन को भी आप लिख लीजिए, सोयाबीन, ईटीसी, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ईटीसी, ये हमारी ये फसलें हो गई, ओके, जो इसमें आती है। अब इसमें से ना सरसों को ले लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है सरसों, क्योंकि इसकी अलग अलग किस्म आपको देखने को मिलती है। सरसों, है ना, सरसों की किस्म जो आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपको याद है पीताम्बरी, है ना भाई, पीताम्बरी इसी की एक किस्म है, ठीक है भाई। जय किसान आपको देखने को मिलेगी, वरुणा देखने को मिलेगी, वरुणा हो गई, पीताम्बरी हो गई, पीताम्बरी, है ना भाई, ध्यान रखोगे। और जय किसान आपको देखने को मिलेगी, जय किसान,
पूसा बोल्ड आपको देखने को मिलेगी, पूसा बोल्ड, ठीक है भाई। ये भी, ये सब इसकी किस्म है, इसकी किस्म है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे इसकी किस्म है। अच्छा ठीक है, ये तिलहन वाली हो गई, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तिलहन, तिलहन की फसलें हमारी ये मुख्य मुख्य फसलें हो गई, ठीक है। ये उगाई कहां जाती है? ज्यादातर दक्षिण भारतीयों में इनका उत्पादन किया जाता है, दक्षिण भारत में आपको देखने को मिल जाए, जैसे कि आपको महाराष्ट्र के अंदर इसका उत्पादन देखने को मिल जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा इसका उत्पादन, या फिर मध्य भारत में आपको देखने को मिल जाएगा। महाराष्ट्र में खूब होता है इनका उत्पादन, कर्नाटक में खूब होता है इनका उत्पादन, आंध्र प्रदेश में खूब होता है इनका उत्पादन, ठीक है भाई, मध्य प्रदेश में खूब होता है, राजस्थान में सरसों खूब उगाई जाती है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी सरसों उगाई जाती है, पंजाब में भी उगाई जाती है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी, पंजाब में भी, तो इसका उत्पादन खूब होता है, ETC आप लगाओगे यहां पर, ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। अच्छा ठीक, अगर हम देखें हमारे यहां तिलहन में जो उच्च दर्जा दिया गया है वो कौन सी फसल को दिया गया है? वो है मूंगफली, ठीक है भाई, ऐसे आप ध्यान रखो, मूंगफली। तिलहन में उच्च दर्जा, तिलहन में उच्च दर्जा जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? उच्च दर्जा मूंगफली को दिया गया है, इसको मूंगफली को दिया गया है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। मूंगफली को दिया गया है ऊंचा दर्जा, ओके। मूंगफली को पैगिंग विधि के द्वारा उगाया जाता है, समझ गए? कौन सी? पैगिंग विधि, तो ऐसे भी आप ध्यान रखना। मूंगफली को, छत्तीसगढ़ की तरफ खूब बढ़िया होती है, मूंगफली को पैगिंग विधि से उगाया जाता है। और मूंगफली कब की है? हमने देखा था पिछली वाली क्लास में, ये तो खरीफ की फसल है, पैगिंग विधि से उगाया जाता है, ठीक है भाई, पैगिंग विधि से उगाया जाता है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और आपको पता है अब ये रबी के समय पर खाई जाती है मूंगफली, ठीक है भाई, ऐसे भी ध्यान रखना। इसकी एक किस्म है, इसकी किस्म आपको कौन सी देखने को मिल जाएगी? इसकी किस्म है कौशल, बहुत फेमस है कौशल मूंगफली की, इसकी किस्म आपको कौन सी देखने को मिलेगी? कौशल मूंगफली की किस्म है। इन सभी फसलों के लिए जो ये तिलहन वाली है, तेल वाली है, इनमें एवरेज तापमान आप कौन सा देखोगे? देखो इसमें ना टेम्परेचर औसतन आप जो देखोगे वो 15 से 25 डिग्री बोलोगे, क्यों सर? ये तो मिक्स मिक्स सा टेम्परेचर हो गया है ना। हाँ, क्योंकि कुछ फसल सर्दी में उगाई जाती है इसमें से, और कुछ है जो, जैसे सरसों हो गई, सरसों कब की है? वो तिलहन की ही है लेकिन वो सर्दी की है। और जो आप देख रहे हो मूंगफली, वो खरीफ की है ना, मॉनसून के समय की। तो इसलिए हमने औसत टेम्परेचर 15 से 25 रख दिया इसमें, ठीक है भाई। और अगर इसमें देखें बारिश की ज्यादा नीड नहीं होती, रेनफॉल ज्यादा नहीं चाहिए, बारिश आप इसमें 30 से 60 सेंटीमीटर औसत आप लगा सकते हो, ज्यादा की जरूरत ही नहीं है, ठीक है भाई। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। तो ये थी तुम्हारी आज की क्लास, हमने ये वाली फसलों को आज किया है। अभी हमारी 2 3 4 फसल और रह रही हैं, फिर मैं आपको जोत के बारे में भी बताऊंगा कि भाई हमारे यहां पर किसान किस हिसाब से जोत करते हैं, मींस बड़े किसान कितने हैं जो ज्यादा जोत करते हैं, 1 हेक्टेयर वाले, 2 हेक्टेयर वाले, 4 हेक्टेयर वाले, इन सबको, हेक्टेयर क्या होता है, इन सबको भी मैं करवाऊंगा समय रहते हुए। अभी हमारे पास समय है यूपीएसआई के एग्जाम के लिए, तो समय रहते हुए हमें सारी चीजें आराम से कर लेनी चाहिए, फिर बाद में कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। तो कंटेंट ऐसा निकालो जिससे कोई दिक्कत ही ना बने। अब जो मैंने कल और आज को तुमको जो ये क्वेश्चंस कराए हैं, भले ही कुछ पूछ ले, वो कूट में करके पूछ ले, कैसे ही निचोड़ ले, इसको जाने का ही नहीं बाहर, क्योंकि हमने पढ़ लिया। जब हमने पूरा टॉपिक ही पढ़ लिया तो उसको उल्टा पूछे चाहे सीधा, ठीक है भाई। चलो, थैंक यू सो मच, ओके। फिर मिलूंगा मैं आपको यहीं पर, तब तक के लिए थैंक यू। और एक बार आप इवेंट देख लेना 9 बजे का, 9 बजे आपको इंपॉर्टेंट कुछ चीज देखने को मिल जाएगी, या तो आज या फिर कल, तो आप दोनों में से, इन दोनों में से इवेंट को, ठीक है। 5 बजे आपकी यूपी पुलिस की क्लास चलती है, कांस्टेबल की, जीएस की, और 9 बजे दिल्ली पुलिस चल रही है, और 10 बजे रेलवे चल रही है। थैंक यू, बाय।